नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्विनी कुमार आज फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब है। सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये टॉपिक मैंने चूज किया है। सेल स्ट्रक्चर में कल मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था और आज मैं उससे आगे आप लोगों को न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केंद्रक क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस। तो केंद्रक के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज न्यूक्लियस, केंद्रक क्या है। कोशिका के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी और डेंस संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, कोशिका के बीच एक बड़ी, देखिए ये कोशिका है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, इनके बीच में एक डेंस गोल डेंस और बड़ी संरचना पाई जा रही है। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक के अंदर का पदार्थ जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में विजिबल होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, इसके चारों ओर दोहरे परत झिल्ली रहती है। केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये देखिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत झिल्ली रहती है। दोहरे परत झिल्ली, एक ये परत हो गया, एक ये परत हो गया, दोहरे परत झिल्ली है, यहां पर दोहरे परत झिल्ली है। ठीक है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यह झिल्ली किस चीज की बनी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, और बीच में होता है फास्फोलिपिड। लिपिड किस रूप में रहता है, फास्फोलिपिड के रूप में रहता है। बीच में फास्फोलिपिड, ऊपर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, नीचे इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो केंद्रक की झिल्ली की संरचना स्ट्रक्चर ये हुआ। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ये केंद्रक झिल्ली है, इसमें अनेक सूक्ष्म छिद्र पाया जा रहा है। ये देखिए ये सूक्ष्म छिद्र पाया जा रहा है। ये सूक्ष्म छिद्र जो पाया जाता है केंद्रक झिल्ली के बीच में, देखिए चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके केंद्रक के झिल्ली के बीच में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। केंद्रक रंध्र कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म जो केंद्रक के बाहर का जो पार्ट है उसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उन दोनों के बीच पदार्थों का, मटेरियल का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर पोर क्या करता है, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का पदार्थों का आदान प्रदान करता है ना, बीच के पदार्थों का मटेरियल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा डेंस अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, इसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब ये केंद्रक हो गया, इसके अंदर में जो डेंस अर्ध तरल द्रव्य भरा हुआ है, सेमी लिक्विड
सेमी लिक्विड लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक के अंदर सेमी लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है जिसको केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक के बाहर और सेल के अंदर जो सेमी लिक्विड तरल पदार्थ पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव में महीन धागों जैसी जाल जैसी रचना पाई जाती है, इसे क्रोमेटिन जाली का क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अब देखिए केंद्रक जो है इसमें यहाँ न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियोलस है, इसमें नेटवर्क पाया जा रहा है। ये जो नेटवर्क है इसी को नेटवर्क को कहते हैं क्रोमेटिन जाली का क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये किस चीज की बनी होती है? क्रोमेटिन नेटवर्क किस चीज की बनी होती है? क्रोमेटिन नेटवर्क बनी होती है डीएनए प्लस प्रोटीन की। डीएनए क्रोमेटिन नेटवर्क किस चीज की बनी होती है? डीएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। डीएनए क्या करता है? आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं सेल का आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है डीएनए, यानी मैसेंजर का काम करता है डीएनए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले आने का काम कौन करता है? डीएनए करता है, मैसेंजर काम करता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब जब सेल डिवीजन होता है उस समय क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है उसके धागे जो होते हैं अलग होकर कई छोटी और मोटी रड जैसी स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, इसको क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को में जो पार्ट पाया जाता है, क्रियात्मक खंड जो होता है उसका फंक्शनल पार्ट जो होता है उसको जीन कहते हैं। यानी डीएनए के क्रियात्मक खंड को फंक्शनल पार्ट को जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। ये जीन जो होते हैं पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, यानी जो पिता में जो गुण पाया जाता है, पिता सेल में जो गुण पाया जाता है वो डॉटर सेल में आ जाता है गुण। तो डीएनए क्या होते हैं? पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। अतः डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए को आनुवंशिक हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है और जीन को आनुवंशिक इकाई हेरिडिटरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को हेरिडिटरी यूनिट आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। पहली बात तो केंद्रक कोशिका रक्षा करता है। कोशिका रक्षा करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। और केंद्रक क्या करता है? जब सेल डिवीजन होता है उसमें केंद्रक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। केंद्रक जब अनुपस्थित हो उस समय कोशिका विभाजन संभव ही नहीं है। ठीक है, केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी मेटाबॉलिक या जैविक या रासायनिक क्रियाओं, केमिकल एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका के अंदर होने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका के विकास, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को डिटर्मिनेट करने का काम करता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक मैसेंजर आरएनए उत्पन्न करते हैं। केंद्रक क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है उस समय केंद्रक क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए को उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने
सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने ही सन 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। केंद्रक सभी सेलुलर एक्टिविटीज का कंट्रोलिंग सेंटर है, और जितना भी सेल में जितना भी सेलुलर एक्टिविटीज होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक, न्यूक्लियस करता है। ठीक है। अब कुछ मैं तथ्य आपको बताने जा रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक पाया जाता है। पैरामीशियम एक जंतु कोशिका है, छोटा सा जंतु कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक पाया जाता है। और राइजोपस छोटा सा पौधा है, उसमें कोशिका उसकी कोशिका में मल्टीन्यूक्लियस पाया जाता है, यानी अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और एक तथ्य पूछे जाते हैं, वो है जब आरबीसी अपनी शुरुआती अवस्था में होता है तो उसमें केंद्रक पाया जाता है, पर वयस्क आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी अपनी शुरुआती अवस्था में होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जब आरबीसी वयस्क अवस्था में एडल्ट स्टेज में चला जाता है उसका केंद्रक खत्म हो जाता है। लेकिन इसका अपवाद कौन है? ऊंट, कैमल। कैमल में आरबीसी शुरुआती अवस्था में पाया जाता है, एडल्ट स्टेज में भी पाया जाता है। यानी कैमल जो होता है उसमें आरबीसी शुरुआती अवस्था में भी पाया जाता है और एडल्ट स्टेज में भी पाया जाता है। ठीक है। अब है केंद्र का न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? जो सेल में ही पाया जाता है। केंद्र के अंदर डेंस अंडाकार और गोलाकार स्ट्रक्चर है। ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोलस। ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है? केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई होती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटी अंडाकार या गोलाकार सघन रचना पाई जाती है, जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। ठीक है। केंद्रिका का कार्य क्या है? फंक्शन न्यूक्लियोलस क्या है? केंद्रिका का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस क्या है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस में आरएनए का संश्लेषण होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है, जो केंद्र के अंदर रहता है, गोलाकार या अंडाकार संरचना, उसके द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है। सेल डिवीजन में इसका न्यूक्लियोलस का विशेष महत्व है। और सेल डिवीजन जो होता है उसमें केंद्रक का विशेष महत्व है और न्यूक्लियोलस का विशेष महत्व है। ठीक है। आज भर इतना ही रहा। कल मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स बताऊंगा। कल मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स बताऊंगा गुणसूत्र से संबंधित, जीन से संबंधित। जीन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं, गुणसूत्र का स्ट्रक्चर क्या होता है, गुणसूत्र में कौन कौन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र का क्या महत्व होता है, ये सारी चीज मैं कल आपको गुणसूत्र चैप्टर में बताऊंगा, क्रोमोसोम में बताऊंगा। तो आज भर के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, सत श्री अकाल।